दो सेट बराबर तभी होते हैं जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। ए को छोड़ के बाकी जो भी एरिया बच जाता है वो सारा का सारा ए का कंप्लीट कराता है। तो आपको निकालना हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ एन को निकाल के उसकी पावर एन भी कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होंगे जब आपका रियल पार्ट बराबर और ए प्लस बी की वैल्यू एन के बराबर निकल कर आते हैं। यहाँ से भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को याद करने का तरीका तो चलो देखो यहाँ पर मेजर एक्सेस कहां पर है। सो हरे कृष्णा, क्या हाल चाल है आप सभी की, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। एग्जाम का माहौल चल रहा है और ऐसे में एक ऐसी वीडियो मिल जाए जहां पर ना हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, सारे फॉर्मूला रिवाइज हो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम सभी को मिल जाए। अगर आप भी ऐसा सोचो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार और इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख के जरूर जाना, आपको ऐसा लगेगा कि यार सारा का सारा सिलेबस हमने एक बार फिर से कर लिया है। हर चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना भैया, एग्जाम टाइम चल रहा है। आओ सबसे पहले बात करते हैं सेट की। पहला चैप्टर सेट बहुत ही प्यारा क्यूट चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है। इसमें जो ज्यादा डर लगता भैया प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बड़ी टेंशन होती है, यही दिक्कत आती है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आती पूरे चैप्टर में, बाकी चैप्टर तो बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेट क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। अब हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बोलो मेंबर्स बोलो, इसके मेंबर्स होते हैं। ये ना कलेक्शन किया हम लोगों ने, हमने ABCD का कलेक्शन करा है और हर एलिमेंट को हम लोगों ने सेपरेट किया बाय यूजिंग कॉमा। इसको एलिमेंट्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, जो जाए वो बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि सेट को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, मेंबर सेट को बिलोंग करते हैं। और सिंबल ऐसा होता है कि A बिलोंग्स टू A सेट, है ना, तो कोई भी एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा होता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के मेरे भाई दो ही तरीके होते हैं, दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पे हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को लिस्ट कर रहे होते हैं, हर एलिमेंट को हमें वहां पर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने बोला कलेक्शन बोलो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अरे ये लाइन कहां से आ गई भाई, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर का, 5 से छोटे नेचुरल नंबर का आपको सेट बनाना है। तो हमने क्या करा भैया, साइड में लगाया ब्रेसेस, साइड में लगाया ब्रेसेस और सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया लाइक दिस 1 2 3 4। ये हो गया अपने पास रोस्टर फॉर्म पे। दूसरा आता अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म पे। अगर मान लो सेम इसी सेट को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना हो तो क्या किया जाता है, उस केस में ना हम लोग मेरे भाई सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते, एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि उन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे मैंने बोला क्या सेट ऑफ, इसको रीड करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स ये होता है सच दैट, ये होता है क्या, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है और x जो है आपका 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जहां पर 1 2 3 4 का ही जिक्र हो रहा है। यहां पर सारे एलिमेंट को लिस्ट करा है हम लोगों ने ब्रेसेस के अंदर और यहां पर हमने स्टेटमेंट लिख के दी है, ठीक है जी। चलो अब आगे आते हैं, बात है नेक्स्ट टॉपिक की, उसका नाम है सबसेट। भाई सबसेट के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ, अ पार्ट ऑफ। एक सेट अगर किसी सेट का टुकड़ा है, पार्ट है, तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। डेफिनेशन कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है। मान के चलो मेरे पास क्या है, अगर सेट ए दे रखा है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट अगर आपके सेट बी में भी बिलोंग करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए क्या कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको नोट करने क्या, फाइनल सेट और खुद सेट इटसेल्फ आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। ये दो सबसेट हमेशा याद रखने हैं, हर सेट के दो सबसेट तो फिक्स ही हैं, एक नल्ला सेट मतलब नल सेट और एक खुद इटसेल्फ, दो सबसेट तो आपको फिक्स ही रखने हैं। अब बात आते हैं सुपर सेट की। हमने यार क्या बोला, हमने बोला कि ए बी का सबसेट, ये सिंबल है भाई, ये सिंबल है सबसेट का, बहुत ध्यान सुनना। हमने बोला ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है, बी ए का सुपर सेट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ए बी का सबसेट है, देन बी क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के। सेट के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है खोखला, मतलब एम्प्टी बोल लो, वाइड बोल लो या फिर नल सेट बोल लो, बात एक ही,
के सारे आपस में सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। यहां देखो, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, उसको डिनोट करते हैं आप ऐसे फाई से डिनोट कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, आप इस तरीके से ब्रेसेस लगा के छोड़ दो, ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नल सेट का ना। फाई अब एक सिंबल है और रोस्टर फॉर्म पे हम लोग नल सेट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पता है ये जो है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रोस्टर फॉर्म है, क्या है, रोस्टर फॉर्म है। कोई क्या बच्चा बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर मेरे को नल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब गिन सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 से लेकर 99 तक काउंट कर सकते हैं। दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब 1 2 3 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आगे आता है सिंगल पसली सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ ये सेट सिंगलटन है कि नहीं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी आप ऐसे बोलो, मान लो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। आपको बताना है क्या ये सिंगलटन सेट है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके आंसर चेक करूं, नाम जरूर लिखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। मेरे भाई प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, अब ये कहां से बीच में आ गया। हमने क्या बोला कि दो एक नल सेट और एक खुद का सेट इटसेल्फ, ये दो सबसेट सबके होते हैं। लेकिन कहा जाता है सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। ये खुद का सेट खुद का सबसेट अगर हम बोल रहे हैं तो पार्ट तो हुआ ही नहीं, पूरा खुद ही उठ के आ गए हैं। तो प्रॉपर सबसेट हम लोग इटसेल्फ वाला पार्ट हटा देते हैं, मतलब वो एक वो जो सबसेट है वो हम रिमूव कर देते हैं, बाकी सारा सारा एज इट इज रहता है। तो यहां पर क्या बोला गया, सुनो ध्यान से, ये कहता है कि अगर मान लो ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, देन ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, और उसको ऐसे लिखते हैं। जब भी हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, और जब ऐसे लिखते हैं इसका मतलब केवल सबसेट होता है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने पार्ट बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए। अब ये एन ए का मतलब क्या है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट ए में कितने एलिमेंट है उसको लिखते हैं इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला होता है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर मान लो ये तो बात कर रहा है सबसेट की, अगर बोले टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो जो भी आपका सबसेट का फॉर्मूला उसमें -1 करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, -1। ये 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर इटसेल्फ वाला पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं हम लोग इक्वल सेट की। इक्वल सेट की बात करते हैं, दो सेट हमारे पास इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। दो सेट बराबर तभी होते हैं जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रूफ में आपके काम आता है, अगर ए बी के बराबर तभी होता है जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। जब ए बी का सबसेट और बी बी ए का सबसेट हो तभी हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर सेट दे रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पावर सेट। हालांकि आपके डिलीट हो रखा है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पावर सेट का मतलब होता है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। मान लो कोई सेट ए है, जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे सबसेट को कलेक्ट करके एक सेट के अंदर डाल दो, वो बन जाता है पावर सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए निकालना हो तो 2 की पावर एन ए, ये फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला अपने पास निकल के लाता है। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होना चाहिए, सुन लो ध्यान से, कि हम लोग कभी भी रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म पे नहीं लिख सकते। रियल नंबर्स को कभी भी रोस्टर फॉर्म पे नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर को हम लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म पर। किसके फॉर्म पर, इंटरवल या ब्रैकेट के फॉर्म पर लिखते हैं। सुनो ध्यान से, अगर मान लो मुझे लिखना है कि भैया ए से बी तक के सारे एलिमेंट चाहिए, ये होता है पहला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हमें ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, हमें ए से बी के बीच के नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को चाहिए 3 से लेकर 10 तक के सारे नंबर, तो 3 से लेकर 10 तक के सारे नंबर चाहिए। तो यहां पर 3 को शामिल नहीं कर रहा हूं, 10 को शामिल नहीं कर रहा हूं, 3 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 3 और 10 के बीच के सारे रियल नंबर की बात कर रहा हूं। और जब इनको लिखना होता है इनको लिखते हैं ओपन इंटरवल पे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। 3 से बड़ा 10 से छोटा, 3 से बड़ा 10 से छोटा। एक्स क्या है, एक्स क्या आपका 3 से बड़ा, ग्रेटर देन 3 लेस देन 10, इसे रीड करते हैं। ग्रेटर देन ए लेस देन बी को रीड करते हैं। दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग इसको शामिल करते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें 3 और 10, 3 10 के बीच में और 3 10 दोनों चाहिए, ठीक है। 3 और 10 भी चाहिए, उनके बीच के सारे नंबर चाहिए,
तब यूज करते हैं क्लोज इंटरवल का, और क्लोज इंटरवल कुछ इस प्रकार से होता है। इसका मतलब होता है इस तरीके से, ये सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ ऐसे लिखते हैं मेरे भाई। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इक्वल टू भी यहां पर आ रहा है, क्या ये सिंबल देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ए से बड़ा, बी से छोटा, ये क्लोज ब्रैकेट में आते हैं। दूसरा आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। मतलब क्या, यहां पर मान के चलो मुझे ए नहीं चाहिए, बी चाहिए, तो ए में ओपन आएगा, बी में क्लोज आएगा। इसको हम रीड करते हैं ऐसे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। जहां पर भी ये आएगा इसका मतलब इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। ए में इक्वल का आया है, तो यहां पर देखो ये जब भी ये आएगा तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये आएगा तो ओपन ब्रैकेट आएगा। ये मतलब बात आपको ध्यान में रखने, कभी भी हम लोग रियल नंबर को नहीं लिख सकते एज अ प्रॉपर, एज अ क्या रोस्टर फॉर्म पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले आता है यूनियन। मान लो सेट ए और सेट बी का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना आपको आना चाहिए। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में यही इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। मान लो मेरे पास, अगर मान लो सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1,2 और सेट बी में मेरे पास एलिमेंट है मान लो 2,3 और मुझे निकालना है यूनियन, तो ये सिंबल होता है ए यूनियन बी। सारे एलिमेंट को साथ लिखते हैं 1,2,3। सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते, तो अगर मान लो लिख आ रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे। वेन डायग्राम की बात करें, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं मेरे भाई। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट, ये सारा शेड होता है, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए अगला आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। लिखने का तरीका होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। वो वाला पार्ट जो कि एक्स में भी है एंड बी में भी है, वो वाला पार्ट जो कि ए में भी है एंड बी में भी है, वो वाला पार्ट जो ए में भी है एंड बी में भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा पार्ट है जो ए और बी दोनों में आ रहा है, ये वाला पार्ट है, तो इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अगर यहां पर बात करूं मैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो कैसे निकालूंगा मेरे भाई, क्या कॉमन है, केवल एलिमेंट 2 कॉमन है, तो ये निकल कर आएगा, बात खत्म, ठीक है। सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही ना हो। मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ऐसे सेट जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। मतलब दो सेट ए और बी डिसजॉइंट तब कहलाते हैं जब उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई, मतलब कुछ भी निकल कर नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये देखो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, डिसजॉइंट का वेन डायग्राम के ऊपर, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब अगर मान लो ए माइनस का बी निकालना, मतलब वो एलिमेंट जो कि ए में है बट बी में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट जो कि ए में है बी में नहीं होने चाहिए, तो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये ना, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है ए माइनस का बी ना। ये वो वाला पार्ट है जो कि आपका ए में है बट बी में नहीं है। मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा के लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है बट वो एक्स बी में नहीं होना चाहिए, तो वो वाला पार्ट जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ये होता है ए माइनस का बी। सेम ऐसे बी माइनस का ए भी होता है, डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए। बी माइनस का ए मतलब क्या है, वो वाला पार्ट जो कि बी में है बट ए में नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया अपने बी माइनस का ए। ये वाला पार्ट बी माइनस का ए कहलाता है। ये पार्ट ए माइनस बी है और ये वाला पार्ट आपका बी माइनस का ए दे रखा है। अब आगे सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन बन रहा है प्रूफ वाला, तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ के सारा। क्या मतलब, सुनना, मैंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम में, तो ए को छोड़ के बाकी जो भी एरिया बच जाता है वो सारा का सारा ए का कॉम्प्लीमेंट कराता है। ये सेट ए दे रखा है ना, इसको छोड़ के बाकी सारा, ये सारा का सारा आपका कहलाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। बस ए को छोड़ के सारा का सारा। बेसिकली क्या होता है, u माइनस ए, पूरे u में से हम लोग a को माइनस करके बाकी जो पोर्शन लिखा बचा होता है उसे लिखते हैं। और ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू u, x u में बिलोंग कर रहा है लेकिन x आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सारे वर्डिंग्स आपको याद होने चाहिए, प्रूफ में ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये प्रॉपर्टीज आपको पता ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले आता है क्या, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट वो यू के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है, और ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन आपका ए निकल कर आता है। आपको भी एग्जांपल लेके इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, पता होना चाहिए। सारी ये जितनी प्रॉपर्टीज है ये नहीं पता होती, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। ये प्रॉपर्टी पता होगी, सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे प्रूफ वाले यार, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ जी। नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। ये कहता है कि मान लो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट बारी बारी ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, यूनियन आपका बदल जाएगा इंटरसेक्शन पे। सेम काम यहां देखो,
अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। ये होता है डी मॉर्गन लॉ, आपको याद होना चाहिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट आपका यू होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है। ए माइनस बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करके देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, वेन डायग्राम सबसे ज्यादा आसान चीज होती है। अगर मैं ए को फाई के साथ यूनियन करूं तो ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई आपका फाई निकल कर आएगा, ठीक है। अगर ए और बी आपके डिसजॉइंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी आपका आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज लॉ है, ये बहुत काम आती है। पहला आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन ए निकालो, दोनों आपके सेम ही होते हैं, सेम आंसर आने वाला, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आपका बी इंटरसेक्शन नहीं होता, सेम ही निकल कर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव। जब भी वर्ड एसोसिएटिव इस्तेमाल हो, समझ जाना हमेशा वहां पर तीन सेट निकल कर आ रहे हैं। कहता है अगर आप ए यूनियन बी करो, जो आंसर है उसका सी से यूनियन करो, वो सेम आएगा। अगर आप बी यूनियन सी पहले करते हो और ए के साथ यूनियन करोगे तो सेम का आप इंटरसेक्शन के साथ भी होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया जाता है। एक तो आपका डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ हो गया, और एक ये वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज है ये प्रूफ वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन, देखो सुनना ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मान लो ऐसे है, ए ये मल्टीप्लाई ए प्लस है, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, और प्लस का साइन यहां पर आ गया, और ए मल्टीप्लाई सी, इस तरीके से ओपन होता है। सेम यहां देखो, ए यूनियन बी पहले आएगा, आ गया, फिर इंटरसेक्शन यहां पर बीच में आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन और सी, ये आपका निकल कर आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये होता है प्रूफ वाले क्वेश्चन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल होता है, और साथ साथ में ये वाली सारी प्रॉपर्टी आपको भाई मेरे याद होनी चाहिए, इसको टिप्स में कर लेना, सबको आप एग्जांपल लेके फील कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको पहले बता दूं यार, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको डोमेन रेंज निकालने में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आपको डोमेन रेंज में दिक्कत आती तो अभी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मिलकर कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले। वीडियो रेडी है, मैं पोस्ट कर दूंगा, बहुत तगड़ी वीडियो है, वो वीडियो देखने के बाद आपको डोमेन रेंज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनने वाला, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई, बताना प्लीज, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भैया, पी क्रॉस, दो सेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, पी क्रॉस क्यू से कहते हैं। मतलब क्या है, हम लोग ये ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है, जहां पर एक्स और वाई, एक्स आपका सेट पी से आता है और वाई आपका सेट क्यू से आ रहा होता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू सेट पी और वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू, समझ में आ गया बोला मैंने। पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग सारे सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाते हैं, और पहला जो एलिमेंट अपने पास है वो सेट पी से आता है, दूसरा एलिमेंट सेट क्यू से निकल कर आ रहा था। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन भाई क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट, रिलेशन कुछ भी नहीं है, सबसेट है। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। मतलब दो एलिमेंट के, यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए और बी में जितने भी प्रकार के हम लोग ऑर्डर पेयर बना सकते हो, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं उन दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन कंडीशन लगा दूं, मैंने बोल दिया कि भैया पहला एक्स जो है ट्वाइस ऑफ वाई होना चाहिए, वो एलिमेंट छाटो, वो ऑर्डर पेयर छाटो जहां पर आपका पहला एलिमेंट दूसरे का डबल है, तो जब ऐसे उठाते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं, रिलेशन सेट कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका रिलेशन। बेसिकली रिलेशन कुछ नहीं, आपका सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आपके आते हैं, उसका सेकंड एलिमेंट का अगर मैं सेट बनाऊंगा, सेकंड जो एलिमेंट कहलाता है वो आपका इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का। मतलब क्या है, जो आपका ये वाई है ना, वाई क्या है, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, वाई क्या है आपका एक्स का इमेज है, ठीक है। अगर मैं जितने भी आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उन सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाता हूं, तो उसको मैं डोमेन कहूंगा। अगर मैं सेकंड एलिमेंट का सेट बनाता हूं, तो उसको मैं रेंज कहूंगा। जो आपका सेकंड सेट होता है, सेट बी, जो दूसरा सेट होता है, जो आपका सेकंड सेट, पूरा का पूरा सेकंड सेट को हम लोग कोडोमेन कह देते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है आपके एग्जाम में, रेंज हमेशा सबसेट होता है या फिर बराबर होता है कोडोमेन के, ठीक है। अगर आपको निकालना हो, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, सेट ए में मान लो पी एलिमेंट है और सेट बी में मान लो क्यू एलिमेंट है, तो आपको निकालना हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पी और क्यू को सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर कोई मान लो आपको दो सेट दे दिया और बोले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालो जी, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना पड़े तो 2 की पावर p मल्टीप्लाई क्यू, p क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और q क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब आता फंक्शन, अब आता नेक्स्ट आता फंक्शन। अब क्या है, आर रिलेशन फ्रॉम एफ सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन तब कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर मान के चलो
सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनके एक ही इमेज बन रही है सेट बी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन द एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। मतलब क्या, मान लो कोई रिलेशन आ रहा है इस प्रकार का, ठीक है, मैंने बोला 1,2 दे रखा है और आगे 1,3 आ गया और आ गया 3,4। मैं आपसे पूछूं, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यार देखो, 1 की इमेज क्या है, 2 है, और 1 की इमेज 3 भी है, तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। हाँ, दो एलिमेंट की, दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। या यूं कह लो दो ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, फंक्शन की बात है। अब कुछ ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत ध्यान सुनना इनके बारे में। सबसे पहले आता है मॉडुलस फंक्शन। कुछ ऐसा होता है ये, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ये बिहेवियर कैसे करता है, सुनना। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है तो मॉड x x की तरह बिहेव करता है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो मॉड x इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन खुद देता तो माइनस x की तरह बिहेव करता है। ये आपको प्रॉपर बिहेवियर पता होना चाहिए। मॉड x जो है x की तरह बिहेव करता है अगर x आपका 0 से बड़ा है, और मॉड x आपका माइनस x की तरह बिहेव करेगा अगर x आपका लेस देन 0 है। तो मॉड x की बात करें, मॉडुलस फंक्शन की बात करें, डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है, और रेंज की बात करें केवल पॉजिटिव आंसर देता है 0 से इनफाइनाइट। 0 क्लोज ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो 0 आंसर देता है ये। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर ये देता है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। ग्राफ की बात करें मेरे भाई, कभी नीचे नहीं आता, नेगेटिव आंसर आता नहीं इसका, हमेशा ये टकरा के ऊपर चला जाता है, वी बनाता है, वी, इस प्रकार का ग्राफ भी आपको आना चाहिए, डोमेन नहीं सबका आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, एफ एक्स बराबर दिस मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। सिग्नम फंक्शन अगर मान लो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है -1 आंसर देता है, 0 से बड़ा होता है +1 आंसर देता है, 0 के बराबर ही आपका 0 देता है। ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर डोमेन की बात करें, कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें, केवल 3 ही एलिमेंट आते हैं, -1, 0 और 1 निकल कर आता है। ग्राफ की बात करें, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, यहां पर ये और यहां पर ये, और बीच में 0 पर 0 वैल्यू, तो 0 पर 0 होता है, 0 पर 0 यहां पर पॉइंट लगेगा, बाकी इधर और इधर ऐसे 0 पर 0 देता है, ठीक है। 0 से बड़े के लिए यह 1 आंसर देगा, 0 से छोटे के लिए आंसर -1 देगा, 0 पर 0 देगा। ये देखो ना, 0 पर 0 देगा, यहां पॉइंट लगाया नहीं हुआ, पॉइंट लगा सकते हो, 0 पर 0 आंसर ये देता है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम है ग्रेटेस्ट, काम है छोटे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे भाई क्या करता है, ध्यान सुनो, मैं आपको समझाई देता हूं इसके बारे में ना, इसके बारे में समझाए तो मान के चलो क्या कहता है ये कहता है क्या, अगर मान लो मैं माइनस का 3 पॉइंट, या छोड़ो भी, मैंने बोला 2.3, ये और ये कुछ ऐसे लिखते हैं 2.3 ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको 2.3, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो ध्यान से, ये रहा, अरे गलत कर रखा है यार, है ना, ग्रेटेस्ट ऐसा होता है, ऐसा, ये गलत कर रखा है मेरे भाई, ऐसा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा आपका दिखता है। ये कहता है कि अगर मान लो 2.3 दे रखा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको इंटीजर बना देगा, हमेशा आंसर इंटीजर ही निकल कर आता है, आंसर 2 आएगा। मैंने बोला 2.9, ये पॉइंट सा बता देगा, इंटीजर बना देगा उसको, ठीक है। मैंने 2.1 बोला, ये आपका आंसर 2 ही देगा। मैंने कहा 2.999, उससे मतलब ही नहीं है, सब हटा देगा, सिर्फ जो इंटीजर पहला नंबर जो है उसको लेके देगा, ठीक है। सुनना, मतलब एक छोटा आंसर देता है, जो भी आपके पास है उससे छोटा इंटीजर आपको देता है, उससे छोटा इंटीजर। सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 3.999, तो 3.9 से छोटा इंटीजर आपका 3 होता है, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 4.1 छोटा इंटीजर 4 होता है। नेगेटिव में कंफ्यूज बच्चे होते हैं, यहां होना नहीं है, देखो ध्यान से। मैंने बोला माइनस का 2.3, अब माइनस के 2.3 से छोटा इंटीजर माइनस का 2 नहीं होता, माइनस का 3 होता है, यहां पर आपको माइनस का 3 देगा, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा माइनस का 4.1, माइनस के 4.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, माइनस का 5 होता है। भैया ध्यान रखना, नेगेटिव में आगे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। अगर आप माइनस का 2 लिख दोगे ना, तो -2.3 से बड़ा इंटीजर आप लिख दोगे, हमें छोटा इंटीजर लिखना होता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंबल ये होता है। अगर बात करें इसके डोमेन की बात करें, तो आपका ऑल रियल नंबर होता है, और आंसर केवल और केवल ये इंटीजर ही देता है, केवल और केवल आंसर इंटीजर ही देता है। और ये इसका ग्राफ होता है, ऐसे सीढ़ियां चलते हुए जाता है। ये ग्राफ आपको प्रॉपर सारे याद होने चाहिए, कि बनाने के लिए भी आ सकता है, या फिर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट आ जाओ जी आगे। नेक्स्ट अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री, आप सबका फेवरेट भैया। ट्रिग्नोमेट्री में तो इतने फॉर्मूला की क्या पता है कितने फॉर्मूला, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले देखो ध्यान से, पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, और एक रेडियन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रॉक्स के आसपास होते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सुना,
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कन्वर्जन के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि डिग्री से रेडियन में बदलो, रेडियन से डिग्री में बदलो, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। और एक और एंगल होता है थीटा इन रेडियन इक्वल होता है एल अपॉन आर। एल का मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, ऊपर नीचे क्या आता है, रेडियस निकल कर आता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज आपको पता होने चाहिए। अगर sin x की बात करें, डोमेन ऑल रियल नंबर है और रेंज आता है -1 से 1। आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। यहां लगा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज का मतलब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। cos x का भी सेम रहता है, रेंज डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है, रेंज सेम रहता है। तो साइन और cos की बात करें सेम ही रहता है। ग्राफ भी आपको आना चाहिए भैया, ग्राफ भी आपको प्रॉपर बनाना आना चाहिए, ठीक है। 10x की बात करें, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है, और ये आपका रेंज होता है। cos x की बात करें, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है। sec की बात करें, ये डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। कॉट की बात करें, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज निकल कर आता है। तो सारा डोमेन और रेंज आपको एज इट इज रटा होना चाहिए, एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा आपको आना चाहिए, ध्यान सुनना। ये कुछ प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले, sin x प्लस वाई sin x cos y cos x sin y, sin x माइनस वाई sin x cos y cos x sin y, ठीक है। cos x प्लस वाई का cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस वाई का cos x cos y sin x sin y, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। ऐसे tan के टर्म पे भी ये भी है cot और cot, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप देख लेना। sin 2x सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला ये भी है। sin 2x होता है 2 sin x cos x, tan के टर्म पे ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अरे सेम सेम आ गया, क्या बात है ना, तो दो बार आ गया भैया, दो बार रीड कर लेना। cos 2x से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, और एक ये tan के टर्म पे ये फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले एज इट इज रटे होने चाहिए। अगर 3x की बात करें, sin 3x का फॉर्मूला ये होता है, cos 3x का ये होता है, tan 3x का ये होता है, और फिर 3x में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 2x में आपको 3 रखने हैं और 3x में आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, sin cos और tan के, ठीक है। बस cos x प्लस y होता है 2 cos x प्लस y cos x माइनस y, cos x माइनस y ये आपका होता है, sin x प्लस y ये आपका होता है, sin x माइनस sin y आपका ये होता है, ठीक है। और इन्हीं से ही ये फॉर्मूले बनते हैं, 2 sin x cos y ये, 2 cos x sin y ये, 2 cos x cos y ये, और 2 sin x sin y ये, ठीक है। ये आपके सारे फॉर्मूले होते हैं। सारे फॉर्मूले अगर आप देखो ना, आप ड्राइव भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये होते हैं। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले आते हैं ना, कसम से कह रहा हूं, ये 4 फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूं अपने आप ही, सारे के सारे फॉर्मूले में ड्राइव कर सकता हूं, ये 4 फॉर्मूले से। आपके एनसीईआरटी में दे रखा, आप चाहो तो देखो एक बार, रीड करा करो एनसीईआरटी को, आराम से वहां चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पेपर मतलब क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो आएगा ही आएगा। sin a/2 निकालने का प्लस माइनस ये फॉर्मूला होता है, cos a/2 का फॉर्मूला ये होता है, और tan a/2 का फॉर्मूला ये निकल कर आता है। बाद में ध्यान रखना, प्लस होगा माइनस होगा, वो डिसाइड करेगा कौन, आपको किस क्वाड्रेंट पर आपका एंगल लाइक कर रहा है। फर्स्ट पर सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में sin cos होगा, थर्ड पे tan cot होगा, फोर्थ में cos और sec होता है, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू कहां से होती है, आपकी शुरू होती है यहां से, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहां पर सारी कहानी फंस जाती है। उन्होंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग नाम देंगे क्या, नाम देंगे आयोटा का। क्या नाम देंगे, आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, IOTA, ठीक है। और फॉर एनी इंटीजर याद रखना, अगर i की पावर 4k के फॉर्म पर है तो 1 आएगा, 4k प्लस 1 के फॉर्म पर है तो आयोटा ही आएगा, 4k प्लस 2 के फॉर्म पर है माइनस का 1 आता है, 4k प्लस 3 के फॉर्म पर है माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और आयोटा की पावर 4, आयोटा 0, ये सारी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आया हुआ है कि रूट ए रूट बी बराबर नहीं होता रूट ए रूट बी के। हम लोग अभी तक ये करते आ रहे हैं ना। अगर आपको याद हो, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या कि रूट में 2 है ना, अगर आपको याद हो हम क्या लिखते हैं, रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट 3। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रूट में 2 मल्टीप्लाई 3, बोलते हैं नहीं बोलते, हम रूट 6 बोलते हैं, हाँ कि ना, अरे बोलो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन 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 ये ध्यान रखना, अगर दोनों मान लो रूट ए और मल्टीप्लाई रूट बी बराबर नहीं होता रूट ए बी के, इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर दोनों आपके नेगेटिव रियल नंबर है तो ऐसा नहीं होता। अगर दोनों आपके नेगेटिव रियल नंबर्स है, मान लो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, हम ऐसा करते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ये बराबर नहीं होता, ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जहां पर a आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, इसने बोला अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होंगे जब आपका रियल पार्ट बराबर a c के बराबर होगा और b आपका d के बराबर होगा, ठीक है। चलो, 0 प्लस में 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 0, ये 1 को लिखने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। माइनस z का मतलब होता है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, जैसे प्लस का 3 होता है और माइनस का 3 होता है, उसी प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 0 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भाई यहां से तो क्वेश्चन आना कंफर्म ही मान के चलो, ये तो पूछा ही जाता है।
कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे देगा, बोलेगा भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको दोनों से बिठा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाए, ऐसा निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग जेड इनवर्स भी कहते हैं, 1/z से डिनोट करते हैं। कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, आप मैनुअली निकाल सकते हो ना, फॉर्मुला याद कर लो। क्या है फॉर्मुला, ए प्लस में आयोटा बी है ना, साइन चेंज कर दो, प्लस आयोटा बी है तो माइनस कर दो, ए माइनस का आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बहुत ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब साइन आप चेंज कर रहे हो, उसको एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ प्लस दे रखा था, हमने कर दिया माइनस, तो ये बन गया कॉन्जुगेट, डिनोट करता है जेड के ऊपर ये डंडा आ जाता है, ठीक है। और नीचे होता है मॉड्यूलस, है ना, जेड का मॉड्यूलस का मतलब होता है मेरे भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो मॉड और मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकल के आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कोई मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं निकालू उसका क्या मॉड्यूलस, तो वो बराबर आता है। आप अलग अलग मॉड्यूलस निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। सेम इसी प्रकार से z1 अपॉन z2 का मॉडुलस है, इसको लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस अलग, z2 का मॉडुलस अलग, ठीक है जी, ओके। अब मान लो z की पावर n का मॉडुलस है, z की पावर n का मॉडुलस है, तो हम लोग मॉडुलस ऑफ n को निकाल के उसकी पावर n भी कर सकते हैं, काम खत्म हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। चलो, मॉड ऑफ जेड बोलेंगे या उसके कॉन्जुगेट का मॉड बोलेंगे, माइनस जेड का मॉड बोलेंगे या माइनस कॉन्जुगेट का जेड बोलेंगे, सबका वैल्यू सेम टू सेम निकल कर आता है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, Z1 प्लस माइनस Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर एड या सेपरेट हो रहा है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट करूंगा तो आपका कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। सेम ऐसे देखो, Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट है तो Z1 कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, Z1 Z इंटू Z का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉडुलस का स्क्वायर, जो कि आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। जैसे देखो ना यहाँ पर क्या था, ये अपना Z था, क्या था अपने पास a प्लस में आयोटा b था। जब हमने a माइनस आयोटा b ऊपर मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई करा, तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट तो था, वो क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर बन गया ना, वही वाली बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी, यहां से क्वेश्चन आना कन्फर्म ही मान के चलो। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटी, सबसे आसान चैप्टर। ये तो भाई बहुत प्यारी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सुनो ध्यान से, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आपको ये चारों सिंबल नजर आए, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। जिसमें कोई वेरिएबल ना हो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। मतलब मान लो जैसे कि ये हो गया 4 बड़ा है 3 से, तो ये हो गया लीनियर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जहां कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। आगे आते हैं, अगर जिसमें वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। यार लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 15, 4x - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस प्रकार के हम लोग जहां पर वेरिएबल मौजूद है उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर 4 सिंबल है, एक दो में इक्वल टू का साइन है, दो में इक्वल टू का साइन नहीं है। जिन पे इक्वल टू का साइन नहीं होता उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और जहां पर इक्वल टू का साइन होता है उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी हम लोग यहां पर बोल देते हैं। आप बहुत ध्यान सुना, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको पता है एक्स किलो निकालो, ग्राफ में प्लॉट करो, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सॉल्व फॉर एक्स एंड प्लॉट द आंसर इन द ग्राफ, ये तो कंफर्म है, आना ही आना, पक्का आना आपके एग्जाम में। मान लो ये कहता है कि अगर आपका एक्स आंसर ऐसा आ रहा है ए से इनफाइनाइट तक, मतलब कि और ओपन ब्रैकेट है, तो आपने ए पे लगाना है गोला, काला मत कर देना, और सीधा आगे खींच दो इस तरीके से, ठीक है। इसने बोला कि आपका जो आंसर है ए से माइनस का इनफाइनाइट है, तो ए पर लगाओ फिर से गोला, इक्वल टू, ये सब ओपन है, ओपन ब्रैकेट होगा तो गोला लगाना खुला वाला, और बाकी सारी लाइन को खींचो इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर इसने बोला एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, अगर मान के चलो क्लोज ब्रैकेट ए और इनफाइनाइट, तो ए पर आपने डार्क कर देना, ऐसे डार्क कर देना है, फिर लाइन खींच देना है। ध्यान सुनना, जहां पर ओपन था हमने सर्कल बनाया, जहां पर क्लोज था वहां पर डार्क कर दिया, ये डार्क ध्यान रखना। सेम ऐसे ही मान के चलो, अगर क्या है एक्स बिलोंग्स कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से, ए पर क्लोज्ड है, इधर लेफ्ट में जाना है, तो यहां ऐसा कर देना और इधर आ जाएगा। फिर आता है डबल इनइक्वालिटी, मतलब क्या, नॉट डबल इक्वालिटी। सुनो ध्यान से, मान लो इसने ऐसा बोला कि x जो है आपका a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब a से b के बीच में हमें सारा का सारा आंसर लेना है। दोनों ओपन है तो a में भी गोला लगेगा और b में भी अंडा लगेगा, और डार्क कर देना इस प्रकार से। मान लो इसने बोला x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो हमने करना क्या है, a और b में काला डार्क करना पड़ेगा, और ऐसी लाइन हमें डंडी खींचनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, सारा का सारा रिवाइज करके जाना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से फोड़ के आना, एग्जाम होगा ना तुम्हारा, है ना, एग्जाम दे रहे, एग्जाम से पहले देख रहे हो। अच्छा, कौन कौन एग्जाम के पहले देख रहा है और कौन कौन बहुत पहले देख रहा है, मतलब एग्जाम अभी है नहीं फिर भी देख रहा है, बताना भाई। कोई तुम में से जो जस्ट एग्जाम के पहले देख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना, और रिजल्ट भी अपना बताना कैसा निकल गया, ठीक है। चलो अब बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ऐसा सुना मैंने बच्चों के मुझे, भैया बहुत कंफ्यूज करता है ये, है ना। देखो हर चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है, अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट चेक करोगे, हर चैप्टर का मैंने वन शॉट दे रखा है। आप लोग कोई भी चैप्टर उठाओ, वीडियो 2-2.5 घंटे के अंदर है, पूरा चैप्टर खत्म करो, ठीक है, आराम से पेपर देख के आओ, ये रिवीजन हो जाएगी बढ़िया तरीके से, चले जाना। अब यहां पर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक होता
है एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन। सुनो ध्यान से, अगर मान लो कोई एक इवेंट है, अगर वो m तरीके से हो सकता है और दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है, तो दोनों को साथ में होना है, दोनों को साथ में होना है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये इवेंट आपका m तरीके से हो सकता है, ये इवेंट आपका n तरीके से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये वाला इवेंट कराना हो तो m इंटू n करना पड़ता है। यहां पर ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं, दोनों को साथ में होना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, प्रिंसिपल एडिशन का मतलब कहां पर आता है, जहां पर दोनों इंडिपेंडेंट होता है, या तो ये भी इवेंट हो सकता है या ये हो सकता है, या तो ये या तो ये, इसमें हम लोग करते हैं एडिशन। फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, क्या बोला इसने, इफ देयर आर टू इवेंट्स सच दैट दे कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली इन m and n डिफरेंट वेज रिस्पेक्टिवली, देन आइदर ऑफ टू इवेंट्स कैन ऑकर इन m plus n वे, n plus n वे में हो सकता है। पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कोई इवेंट है वो होना है m डिफरेंट वेज में, उसके बाद दूसरा इवेंट होना है साथ में, ठीक है, तो हम लोग m इंटू n वेज में इसको निकालते हैं। दूसरा आता फैक्टोरियल। क्या आता फैक्टोरियल, मतलब क्या, एक डंडी खींच के बिंदी लगा दो, उसे फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है मेरे पास सुनना, n का फैक्टोरियल का मतलब होता है इसकी उल्टी कहानी शुरू हो जाती है, तो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 चलता रहेगा कहां तक, नेचुरल नंबर तक, 1 तक आके इसकी कहानी रुक जाती है। तो किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए, किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको तब तक मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स ऑर्डर पे जब तक क्या ना आ जाए, जब तक 1 निकल कर ना आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि चैप्टर का नाम है परमुटेशन। परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, परमुटेशन हम लोग करते हैं, सुनो ध्यान से, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मान लो मैंने 4 नंबर उठाए, मैंने बोला यार 4 नंबर से मेरे को 4 डिजिट का कोड बनाना है, तो 4 नंबर्स को मैं कितने प्रकार का यूज अरेंज करके नए नए कोड्स बना सकता हूं, तो यहां पर इस्तेमाल होता है परमुटेशन, जहां पर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, नंबर्स के अरेंजमेंट करके अलग अलग कोड्स वगैरह बनाते हैं, ये आता है परमुटेशन के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, ध्यान रखना, मतलब द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। अगर मान लो मेरे पास n टोटल ऑब्जेक्ट है, r को लेके परमुटेशन बनाना है, मतलब अरेंजमेंट करनी है, फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन पर n माइनस में r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगर मान लो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फॉर्मूला होता है n की पावर r, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है, ये आपका नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने बोला 8 का फैक्टोरियल ना, टोटल 8 नंबर है, और मान लो 2 आपका 4 बार आ रहा है, 4 और 3 आपका 2 बार आ रहा है, तो ऐसे आपको डिवाइड करके टोटल परमुटेशन निकालनी पड़ती है, जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार उसको डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करता है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सुनना, इसमें सिलेक्शन वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है, वर्ड होता है यूज सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या, मान लो 5 मेरे पास बंदे हैं और मुझे 3 बंदों की कमेटी बनानी है, तो 5 में से 3 बंदों को मैं कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकता हूं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूं उसको बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। ध्यान सुनना, मान लो मैंने 5 बंदे उठाए या 5 नंबर उठाए, मान लो 5 नंबर है, मेरे को 3 नंबर उठाने हैं, 5 में से 3 नंबर कितने प्रकार से उठा सकता हूं, दैट इज कॉम्बिनेशन, और उन 3 नंबरों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूं, दैट इज परमुटेशन। ये होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फॉर्मूले है भैया, ध्यान रखना। सबसे पहले एनसीआर होता है n का फैक्टोरियल अपॉन पे r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, एनसी 0 एनसी n दोनों 1 के बराबर होता है, एनसीआर और एनसीएन माइनस, इसके ऊपर आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनता ही बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। और r कहां जा रहा है, 0 से n के बीच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है एनपीआर बराबर एनएनसीआर, नहीं भाई गड़बड़, ऐसा नहीं होता, सुनो ध्यान से, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि जो आपका एनपीआर जो है ना, वो होता है आर का फैक्टोरियल इंटू पर एनसीआर के बराबर, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इन पे रिलेशन साहब का मान के चलो, ये रिलेशन होता है एनपीआर, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन करके अरेंजमेंट कर दे, आर का फैक्टोरियल कर दे, तो आपका परमुटेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो, अब ये एनसीआर प्लस पर एनसीआर प्लस 1 बराबर होता है एन प्लस 1 सीआर प्लस 1 की प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज बनते हैं इसके ऊपर। अगर मान लो कहीं पर आपको एनसीए बराबर एनसीबी नजर आए, तो या तो ए आपका बी के बराबर होता है, या फिर आपका ए प्लस बी की वैल्यू एन के बराबर निकल कर आते हैं, यहां से भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की, सबसे प्यारा, सबसे आसान, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर भी कह सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, जहां पर बड़ी पावर निकालनी पड़ती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, बी का क्यूब आता है, ए प्लस बी की 4 निकालने में दिक्कत हो सकती है, 5 6, तो वो हमें हेल्प करता है बायनोमियल थ्योरम। ये कहता है कि अगर मान लो x प्लस 2 टर्म है, x प्लस वाई की पावर अगर आपको n दे रखी है, आपने करना क्या है, NC0 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है, और x की पावर स्टार्ट होती है n से, हाईएस्ट पावर x, यहां पर जितना n है ना वही x की पावर जाती है, और y स्टार्ट होता है 0 से, x आपका गिरता रहेगा और y की पावर आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। ध्यान सुनो, x की पावर n था,
फिर n माइनस का 1 होगा, फिर n माइनस 2, कब तक गिरेगा? जब तक आपका x की पावर 0 ना हो जाए। और वहां से y स्टार्ट होता है 0 से और गिरते बढ़ते 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 y की पावर n पे खत्म हो जाता है, लास्ट आता है ncn। क्या आता है? लास्ट आता है ncn। तो nc 0 से स्टार्ट होता है, ncn तक जाता है। x आपका मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होकर 0 पर जाता है, y आपका 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पावर तक जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। चलिए आगे आता है, ध्यान सुनिए। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो मेरे भाई, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई की पावर n जो है वो सिग्मा ऑफ r गोज टू n n c r x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालो किसी भी एक्सपेंशन में, उसका फॉर्मूला होता है जो भी पावर है उसमें +1 करने का। कितना करने का? +1 करने का। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो कितने टर्म आते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 टर्म आते हैं। तो पावर 2 है तो +1 कर दो ना, 3 टर्म आपके निकल कर आती है। जनरल टर्म डिलीट है ना, इसको पढ़ने की नीड वैसे नहीं है, ये डिलीट है, आपका पढ़ने की नीड नहीं है। अब x माइनस वाई की पावर n हो, है ना। जैसे यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पर क्या प्लस का था, अगर माइनस का हो तो आप देखो सिंपल वही चीज है, सारी चीज वही है, बस आपका -1 की पावर आ जाएगा। ये और ये एग्जैक्टली सेम है, सेम है मेरे भाई। बस माइनस में क्या होता है आपका, माइनस का 1 यहाँ पर साथ में इंक्लूड हो जाएगा और कुछ भी नहीं है ना। सिंपल फॉर्म में 1 प्लस एक्स की पावर n को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, और 1 माइनस एक्स की पावर n को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आना पक्का ही मान के चलो, आपके एग्जाम में देखना आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अगर मान लो ऐसे पूछता है कि अगर मान लो मेरे पास क्या है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा और n अगर आपका ऑड नंबर है तो टोटल कितने टर्म्स बनेंगे? तो आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर आपको कुछ इस प्रकार से एक्सपेंशन है और आपका ऑड नंबर ये साइन प्लस था माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल आएगा सेम n प्लस 1/2 ही आएगा। अगर मान लो पावर n आपकी क्या है, इवन है और प्लस का साइन है, तो n प्लस 2/2 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर यहां पर आ गया आपका साइन माइनस का, तो ये आएगा n/2 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉर्म पे पूछा जाता, तो ये आप रट्टा मार लेना, वरना इसको लिख भी सकते हो। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब बड़ा चैप्टर नहीं कह सकते, आसान है, लेंथी नहीं है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, लेकिन चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बात करते हैं एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जनरल टर्म क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म से निकालना, तो an बराबर l माइनस में n माइनस 1 डी होता है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 डी होता है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म दे रखो आपको, तो ऐसा होता है n/2 a प्लस l, और a प्लस l ना बोल के आप a प्लस an भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अरिथमेटिक मीन होता है, अगर मान लो 2 नंबर आपको दे रखा है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो a प्लस b/2 करके आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। और अगर 3 नंबर एपी के अंदर है, याद ध्यान रखना कि a प्लस सी आपका ट्वाइस ऑफ b के बराबर निकल कर आता है, ठीक है। चलो बात करते हैं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म जैसे यहां पर जनरल टर्म है, ऐसे यहां पर भी होता है। फॉर्मूला होता है an बराबर a की पावर r की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। ओके, सम ऑफ n टर्म अगर आपको निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना हो तो a/1 माइनस r फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b। यही फॉर्मूला बेसिकली आपको आने चाहिए, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, ये काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान सुनना। लाइन की जिस प्रकार से डिस्टेंस होती है, उसी प्रकार से लाइन का एक नया चीज आप सीखोगे, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन समझाए तो मैं आपको, मान के चलो कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन अगर आपको दे रखा है और ये मान लो एक्स एक्सिस पर एंगल बना रही है थीटा, इस थीटा को इंक्लाइनेशन बोलते हैं। और इस थीटा का अगर मैं tan ले लूं, tan थीटा बन जाएगा, और उसी tan थीटा को स्लोप कहते हैं। हर लाइन का अपना एक स्लोप होता है, हर लाइन का अपना स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है m बराबर tan थीटा। थीटा कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन आप लोग बताना, ठीक है। चलो आगे, मान के चलो अगर आपको 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखना, अगर मान के लो कुछ 3 पॉइंट्स आपके कॉर्नर है, आपको साबित करना कि 3 पॉइंट्स कॉर्नर है, तो आप काम करो, ए बी का स्लोप निकालो और बीसी का स्लोप निकालो, दोनों को बराबर दिखा दो। 2 लाइन पैरेलल तब होता है जब उनका स्लोप बराबर होता है, 2 लाइन परपेंडिकुलर तब होता है उनके स्लोप का मल्टीपल माइनस का 1, स्लोप का प्रोडक्ट आपका माइनस का 1 निकल कर आता है। अगर मान लो 2 लाइन प्लेन के ऊपर है इस प्रकार से, तो उनके बीच में एंगल बनेगा थीटा, वो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan, मान लो अल्फा एंगल बन रहा है, तो tan अल्फा बराबर होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप m2 माइनस m1 भी कर सकते हो, बाहर मॉड लगा पड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म। इक्वेशन कैसे निकालना है, मान लो पॉइंट स्लो फॉर्म का मतलब क्या है, कोई लाइन है, उसमें आपको एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, और लाइन का स्लोप आपको मालूम है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y1 और x1 क्या आपका पासिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो आपको स्लोप नहीं दिया, केवल पासिंग पॉइंट दे रखा, 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं, अगर आपको 2 पासिंग पॉइंट दे रखे बट स्लोप नहीं दे रखा, तो भी हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अगर y को, कोई लाइन अगर y को इंटरसेप्ट कर रहा है c पॉइंट पर, 0 और c है, तो भी हम उसका आराम से इक्वेशन दे सकते हैं, बहुत फेमस इक्वेशन, y बराबर mx प्लस c होता है। ये कैसे आया, ये आता यहीं से ही है। आप नॉर्मल देखो ना, y1 कितना अपने पास, y1 आपका c निकल कर आ गया पासिंग पॉइंट, और ये कितना 0 हो गया,
एक्स आपका 0 हो गया, तो y माइनस वाई इक्वल टू mx आ गया, ये वहां जाएगा y बराबर mx प्लस c, खत्म। अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कट करने का मतलब इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई को कहां पर कट कर रही है, 0, सी पे कर रही है ना, मान लो सी ऊपर कर रही है, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। और एक्स को अगर मान लो कट करे डी पॉइंट पे, तो फॉर्मुला होता है वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस का डी निकल कर आता है। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और इंटरसेप्ट का मतलब है वो एक्स को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है, एक्स को कट कर रहा है 0 पर, वाई को कट कर रहा है 0, पे, तो इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 निकल कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। मान लो अपने पास कोई दो लाइन दे रखा, अगर मान लो दोनों लाइन के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, दो लाइन पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, तो फॉर्मुला होता है क्या, c1 माइनस c2 अपॉन पर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ओके। अगर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है और पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो फॉर्मुला होता है ये d बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वाली बात ध्यान, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो परपेंडिकुलर, ये फॉर्मुला, दो पैरेलल लाइन के जो डिस्टेंस निकालो, ये फॉर्मुला निकल कर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कॉनिक सेक्शन, आपका फेवरेट। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, डबल नैप्ड कोन को अगर हम अलग अलग एंगल्स पे कट करते हैं, आपके अलग अलग सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन है सर्कल, सर्कल का जानकारी लेते हैं, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, जहां पर आपका एच कॉमा के सेंटर होता है और ये कोई पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट होता है, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है, ये रेडियस हो जाता है। ये इक्वेशन होती है, निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको सेंटर दे रखा है एच को में के, ठीक है, और आपको रेडियस दे रखा है, आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। पैराबोला आपके चार प्रकार के होते हैं मेरे भाई, है ना, एक इस तरफ खुलता है, एक आपका ऊपर खुलता है इधर लेफ्ट में, और है ना देखो लेफ्ट में राइट में ऊपर नीचे खुलता है। ये वाली इक्वेशन होती है y बराबर 4ax होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये होता है वाई स्क्वायर माइनस का 4x, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay निकल कर आता है। पैराबोला में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, वो क्या होता है, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। जस्ट आप देखो हर पैराबोला के लेफ्ट में एक लाइन होती है, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इसकी इक्वेशन भी आपको निकालना आना चाहिए। और ये इसको बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स। हमारा जो सिलेबस में वो है पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। इन सभी पैराबोला का जो वर्टेक्स है मेरे भाई, वो सारा का सारा कहां पर है, ओरिजिन पर है। क्या, ओरिजिन पर है। अगर मान लो ये पैराबोला है तो ऊपर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये पैराबोला है तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला मतलब पैराबोला के जस्ट वर्टेक्स से अपोजिट ही आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये सारे फॉर्मूला सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। वर्टेक्स कोई भी उठा लो, सबका वर्टेक्स आपका 0,0, ओरिजिन ही आपके सबके सबके वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और मान लो यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकाई, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, a,0, तो फोकस होता है इस केस में a,0, ठीक है, और इस वाले केस में माइनस का 0, इसमें 0, है और इसमें 0, माइनस का, ये फोकस का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें, y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 0 निकल कर आता है। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। पूछता है, ये सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है x प्लस a बराबर 0, x माइनस a बराबर 0, y प्लस a बराबर 0 और y माइनस a बराबर 0। एक और चीज जैसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि आपकी फोकस से होकर गुजरती है ना, ऐसे टच करती है, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और लेटेस्ट रेक्टम को निकालने का तरीका होता है 4 इंटू ए, क्या फोकस है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉनिक सेक्शन के अंदर, वो आता है इलिप्स। क्या होता है इलिप्स, अंडे के आकार का, ठीक है। दो प्रकार के इलिप्स होते हैं, एक होता है यहां पर इस तरीके से और एक होता है आपका ये रहा, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर, जो छोटा वो माइनर, जो बड़ा मेजर, ठीक है। यहां पर आपका जो मेजर एक्सिस है वो आता है एक्स में और माइनर आता है आपका वाई में, ठीक है। यहां पर मेजर आपका वाई में होता है और माइनर आपका होता है एक्स में, ठीक है। जो मेजर एक्सिस होता है उसके एंडिंग पॉइंट्स ना, एंडिंग पॉइंट, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो फोकस होते हैं, एक आपका F1 और एक आपका F2। सेम यहाँ पर दो आपके दो फोकस होते हैं, फोकस यहाँ पर वाई में होंगे, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस में फोकस होते हैं। और ये आपका जो मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ ए, और इसकी लेंथ को माइनर को बोलते हैं ट्वाइस ऑफ बी, है ना। ए और बी से हम डिनोट करते हैं, और सी ए बी सी में रिलेशन भी होता है। आओ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये अपने पास पहला वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन है आपकी इस वाले की। दोनों को याद करने का तरीका बताऊं, चलो देखो। देखो यहाँ पर मेजर एक्सिस कहां पर है, एक्स पर है, और मेजर एक्सिस को हम ए से दिखाते हैं। तो अगर मान लो अगर x में मेजर एक्सिस है तो x के नीचे a आएगा। अगर y में मेजर एक्सिस है, यहां पर आपका मेजर एक्सिस कहां पर है, y पर है, तो y के नीचे a आएगा। तो जहां पर मेजर एक्सिस होगी उसके नीचे a आ जाएगा, बात खत्म। और जब माइनर होगा उसके नीचे b आ जाता है, ठीक है। और ये होता है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द क्या इलिप्स है, जो कि वर्टेक्स में आपका ओरिजिन पे होता है। सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा। वर्टेक्स की बात करें मेरे भाई, प्लस माइनस का a, और इसकी बात करें 0 प्लस माइनस का a, ठीक है। फोकाई की बात करेंगे, अपने पास निकल कर आएगा कितना, प्लस माइनस का सी, और ये होगा 0 प्लस माइनस सी, ठीक है। और ए बी सी में रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन ये होता है सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी एक हमारे पास एक टर्म है ना, ए को ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या रेशियो होता है सी और ए का। सी क्या फोकस और ए क्या अपने पास मेजर एक्सिस का
जो लेंथ है ना, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, तो सी अपॉन ए एक रेशियो आता है, उसको हम लोग ई बोलते हैं, काफी हेल्प करता है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए सेम है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस ऑफ बी सेम है। और अगर लेटेस्ट सेक्टम, यहां पर भी लेटेस्ट सेक्टम निकल के आता है। लेटेस्ट सेक्टम बेसिकली कुछ नहीं होता, फोकस से गुजरने वाली लाइन को, जो कि परपेंडिकुलर होती है ना इसके एक्सिस के, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए, और यहाँ भी क्या होता है 2b² अपॉन पर ए, सेम फॉर्मूला निकल कर आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, नोट करके चलना। नेक्स्ट आता है हाइपरबोला, मतलब पैराबोला, साथ में दो दो उठ के आ गए, ठीक है। एक इस प्रकार से आएंगे भैया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है जी, है ना। और यहाँ पर ये हो गया ऊपर और यहाँ पर नीचे निकल कर आएगा, ये रहा फोकस। यहाँ पर दो दो ही आपके फोकस होते हैं, दो ही आपके फोकस निकल कर आते हैं। यहाँ पर आपके दो फोकस है, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ये आपके वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। दो हाइपरबोला और कंडीशन देते हैं, क्या क्या दे रखा है भैया। पहली इक्वेशन दे रखी है आपको x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है अपने पास, ठीक है। इक्वेशन वर्टेक्स की बात करें, पहले वाले का प्लस माइनस a, 0, दूसरे का 0, प्लस माइनस a निकल कर आता है। फोकाई की बात करें प्लस माइनस c, 0, और इसकी बात करें अपने पास, ठीक है, 0 और प्लस माइनस पर सी निकाल। ये ए बेसिकली सी है ना, देखो ना, ई बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ई इंटू ए भी बोल सकते हैं सी को ए इंटू ए भी कहा जाता है, क्योंकि ई और सी और ए में रिलेशन होता है, हमने देख लिया है सेम वही रिलेशन। तो फोकस हम लोग 0 प्लस माइनस सी ना बोल के 0 प्लस माइनस ए ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पर एबीसी में था, यहाँ भी एबीसी में रिलेशन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर के बराबर होता है। इसेंट्रिसिटी सेम, सी अपॉन ए, यहाँ भी सी अपॉन ए आ गया। सेंटर की बात करें आपका 0 0 0 0 है ना, इसको सेंटर ऑफ द हम लोग बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो होता है 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपकी ये लेंथ ये होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और एक यहां पर रेक्टेंगल बनता है, वो बहुत लंबा हो जाएगा समझाने के लिए, रेक्टेंगल बनता है। और ये लेंथ इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। दो एक्सिस होती है, एक तो ये एक्सिस इधर वाली होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट वाले, ठीक है। चलो लेटेस्ट सेक्टम की बात करें, 2b² अपॉन ए फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें, y बराबर 0, यहां पर x बराबर 0 होता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें, x बराबर 0 और यहां पर y बराबर 0। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, एक जगह पर सेव कर लेना, और प्लीज इसको रीड करना, सारे फॉर्मूले को अच्छे से आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मिस होगा तो दिक्कत देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 3D ज्योमेट्री के अंदर। 3D का मतलब समझ गए मेरे भाई, रूम के अंदर की बात करो, 3D स्पेस की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो होता है x, 0, 0, y के ऊपर है y कुछ होगा लेकिन बाकी दो जीरो होंगे, z पर कोई पॉइंट होगा z होगा बाकी दो जीरो होंगे, ठीक है। 8 आपके ऑक्टेंट बनते हैं, एक ये रहा, एक इसके पीछे ये रहा, एक इसके पीछे ये रहा, ये फिर नीचे इधर पीछे उधर पीछे, और ये आपकी टोटल 8 ऑक्टेंट्स आपके बनते हैं। पहला वाला होता है प्लस प्लस प्लस, दूसरा वाला माइनस प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। ये आपके टोटल जो है आपके, अरे ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिखा है भाई, देख रहे हो गजब रखा है। फर्स्ट आया, सेकंड यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा, सेवंथ ये रहा, एट्थ ये रहा, ऐसे डिक्ची डिक्ची के। तो आप देखना, ये फर्स्ट में ये होता है, ठीक है, सेकंड वाला आपका ये है, ठीक है, थर्ड वाला आपका ये रहा, और फोर्थ वाला आपका ये रहा, फिफ्थ वाला आपका ये रहा, सिक्स्थ वाला आपका ये रहा, सेवंथ वाला आपका ये रहा। सेवंथ में तीनों नेगेटिव होते हैं, तीनों नेगेटिव सेवंथ ऑक्टेंट पे होते हैं, और ये आपका एट्थ वाला आ गया। अगर 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और डिस्टेंस निकालो, क्लास 10th की तरह निकालते हैं, बस वहां पर 3 2 होते थे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम, और ये आ गया बड़ा सा स्क्वायर रूट। इस प्रकार निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला डिलीट है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना, कोई पॉइंट देगा, बोलेगा भैया ये पॉइंट दे रखा 3 माइनस 2 2, बताओ किस वाले ऑक्टेंट पे लाई करेगा, वो आपको बताना होगा, और ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आपका फेवरेट चैप्टर। मैं फिर कह रहा हूं, सारे चैप्टर का वन शॉट मैं आपको दे चुका हूं, कोई भी चैप्टर परेशान कर रहा है उसका प्रॉपर आप लोग वन शॉट देख सकते हो और बढ़िया एग्जाम देके आ सकते हो, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है इसमें, बहुत सारे सुना ध्यान से, लिमिट x टेंड टू 0, x की पावर n माइनस a की पावर n, कुछ इस फॉर्म पर नजर आए, हम बोलते हैं n इंटू a की पावर n माइनस का, ठीक है। लिमिट x टेंड 0, sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, 1 माइनस cos x अपॉन x 0 होता है। पर ध्यान रखना, x टेंड टू 0 हो तब ये चीजें काम करते हैं, मान लो यहाँ x टेंड टू 2 हो तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। e की पावर में याद करो, लिमिट x टेंड टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका 1 होता है, और लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log बेस e और a निकल कर आता है, ठीक है। डेरिवेटिव की बात करते हैं, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x आता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, a का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है,
और a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ए निकल कर आता है। एग्जाम में आपके ना एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूजिंग क्या लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं। लिमिट की मदद से जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि cos x का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप लोग डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में सदियों से आता जा रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। रूल्स होता है प्रोडक्ट रूल, मतलब क्या, अगर मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका मुझे इकट्ठे डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो, और दूसरे को छोड़ दो और पहले वाले फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव यहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरा डेरिवेटिव, प्लस में दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव। फिर आता है क्वोशिएंट रूल, मतलब क्या, दो फंक्शन ऊपर नीचे है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपने करना क्या, दूसरा फंक्शन छोड़ देना है, पहले का डेरिवेटिव माइनस में आपने पहला फंक्शन छोड़ना, दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन पर नीचे वाले का स्क्वायर निकल कर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x होता है, cos x का माइनस का sin x होता है, sec x का sec x tan x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का cos x cot x होता है। ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, वरना दिक्कत बहुत देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, स्कोरिंग है। यहाँ पर तो आपको पता है क्वेश्चन फिक्स आना ही होता है, यहाँ तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए भाई, नंबर बड़ा फॉर्मूले बड़े भयंकर भयंकर होते हैं, और रिवाइज कराता हूं तुम्हें। ठीक है, चलो, तो मीन डेविएशन अबाउट अनग्रुप डाटा निकालना, अगर मेरे को मान लो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना दो तरह से निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हम बात करें अनग्रुप डाटा की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग करना है, पहले आपको मीन निकालना है अगर मीन की बात चल रही है तो, फिर हर ऑब्जर्वेशन डेविएशन निकालना होता है, फिर उसके बाद क्या है, उसका मॉडुलस, फिर उस सबका सम डिवाइड बाय एन। एन क्या अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होता है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर मीन होता है, यहाँ पर आपका मीडियन निकल के आता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं ग्रुप डाटा के लिए। अगर ग्रुप डाटा के लिए मेरे को निकालो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही चीज है, सेम वही पंगा गए, लेकिन आपको यहाँ पर FI आ जाता है। बस क्या है, FI मतलब फ्रीक्वेंसी है, और नीचे N आ जाएगा। N का मतलब क्या होता है मेरे भाई, N का मतलब होता है सिग्मा ऑफ FI, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोग N बोलते हैं। अगर निकालो मीन डेविएशन अबाउट सेम है मीडियन, ये मीडियन है। ठीक है, मीडियन निकालना हो तो सेम फॉर्मूला, बस मीन के बदले यहाँ पर मीडियन आ जाता है और कुछ भी नहीं होता। अब दो चीज है, वेरिएंस है और है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं इस तरीके से। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर मान के चलो आपको अनग्रुप डाटा के लिए निकालना है, आना ही आना कंफर्म है भाई, ये क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में। अगर आपको निकालना वेरिएंस फॉर अनग्रुप डाटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना मेरे भाई। और अगर आपको निकालना हो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, बस कुछ नहीं, आगे रूट लगा दो, ये स्क्वायर में वेरिएंस बनता है, स्क्वायर हटाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। बात करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, या डिस्क्रीट डाटा के लिए बात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन बने एन। ध्यान रखना, एन का मतलब FI का टोटल है, FI इंटू XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बराबर, या तो ये यूज कर लो, या फिर आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप मीन निकाल के निकालना चाहते हो ऐसे करो, मीन बिना निकाले करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी निकालिए, जल्दी फास्ट पड़ता है। ठीक है, अब आता है शॉर्टकट मेथड, आपके एग्जाम में आता है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, भैया फाइंड करो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर शॉर्टकट मेथड से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिर्फ आपको रूट लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। यहां पर रूट लगा दो, बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पर ये आपका रूट से बाहर आएंगे, स्क्वायर हट जाएगा, बाकी एज इट इज अंदर रूट के अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो, अब यहां पर ध्यान रखना, YI का मतलब है XI माइनस A अपॉन पर H, और A मतलब है एज्यूम्ड मीन। यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये Y क्या है, Y मतलब होता है XI माइनस A अपॉन पर स्मॉल h, H मतलब क्या होता है क्लास साइज होता है। ठीक है, और A मतलब क्या, अपना एज्यूम मीन होता है। यहां पर जो A है, A का मतलब एज्यूम मीन होता है। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं द लास्ट चैप्टर, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, आपका फेवरेट चैप्टर, स्कोरिंग है, बट यहाँ पर सेट का इस्तेमाल होता है, परमुटेशन का इस्तेमाल होता है। बच्चा लगता है अरे भैया नहीं समझ में आ रहा, सेट अगर आपका अच्छा है और परमुटेशन अच्छा है ना, तो आपका बन जाए आराम से। सबका वन शॉट पड़ा हुआ है, जो भी दिक्कत आता है वन शॉट देखो, आराम से सब क्लियर होगा। अब मान लो किसी भी इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो क्या होता है, उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो, उसमें जो भी आउटकम्स निकल कर आते हैं, उस आउटकम्स को सेट के अंदर डालते हैं, तो वो आपका बन जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेरे भाई याद रखना, हमेशा इसका रेंज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको इंपॉसिबल इवेंट कहते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है उसको श्योर इवेंट कहते हैं। अगर मान लो A और B, प्रोबेबिलिटी निकालनी A यूनियन B की, सब सेट के फॉर्मूले आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान, लेकिन अगर A और B अगर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ऐसे दो इवेंट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, मतलब A इंटरसेक्शन B अगर आपका 0 आता है, ऐसे इवेंट को म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। अब एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अगर मान लो कुछ इवेंट्स है, उनका यूनियन करने पर अगर आपका सैंपल स्पेस बन जा रहा है तो वो होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, और उनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपका जीरो निकल कर आता है कि नहीं। तो अब देखो ध्यान से, तो सेम फॉर्मूला क्या है, अगर ये आपका जीरो हो गया तो हटा दो से, क्या आएगा, तो ए यूनियन बी आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हम लोग यहां पर कहना चाह रहे हैं, कब, लेकिन जब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो। अब यहां पर आ जाओ, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए पी ए प्लस पी नॉट ए बराबर 1 होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की 1 होती है, मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको यहां पर फील भी कराता चलूंगा। ठीक है, यहां पर जो हम लोग फील भी करते चलेंगे मेरे भाई, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ओके, आ जाओ यहां पर। ओके ओके, खत्म हो रहा है, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनो। पहले इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, अगर मान लो ये होता है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी। अगर आपको ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आप क्या करो, पूरे के पूरे ए में से, पूरे ए में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से अगर माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस का बी। यही इसने बोला है, यही इसने बोला कि ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। दूसरा, अगर मान लो बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, कैसे निकालूंगा, तो पूरे बी में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो बी माइनस ए निकल कर आ जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सुनो, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको याद हो, डी मॉर्गन ने क्या कहा था, ये कहा था उसने कि भैया इसको अलग कर दो, ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, बी आगे कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया डी मॉर्गन लॉ। और किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो उसको 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से अगर आपको ये दे रखा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम इसका उल्टा है, मान लो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये है तो आप इसको कन्वर्ट करो ऐसे, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फिर ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे करके आप सारी चीजों को निकाल सकते हो। ये सारी चीजें अगर पता होंगी ना तो बड़ा मजा आता है प्रोबेबिलिटी करने के लिए, वरना तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी यार मैंने पूरी कोशिश करी है, वैसे तो बहुत वास्ट चीज होती है सबको समेटना, लेकिन फिर भी अगर आप कल एग्जाम है, ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देखें तो भैया अच्छे से करके आना। सारे फॉर्मुले यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करा दिए, आई होप आपके सारे फॉर्मुले रिवाइज हो गए होंगे। बाकी जाओ आराम से एग्जाम देखो, फोड़ के बिंदास जाना है, बिना डरे जाना है, और एग्जाम में अब की बार फोड़ के आना है। बाकी कोई चैप्टर परेशान करता है, सबका वन शॉट आपको पड़ा हुआ है, आप जाओ प्लीज चेक करो, सर्च कर दो भाई दीपू भैया, दीपक सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, वन शॉट देखो, फॉर्मुला रिवाइज हो गए होंगे, बाकी जाके एग्जाम में फोड़ के। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं भाई, अपना रिजल्ट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय 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 बाय, हरे कृष्णा गाइस, हरे कृष्णा, बाय 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 बाय।